स्टिमुलस। स्टिम जो है, जो मेन प्रॉब्लम होती है, the main problem and also press this bell is icon. called the stem. So main problem या main question जो है, that is the stem. Remember one thing, it isn't important that we must always have a stimulus. Mostly जो हम देखते हैं MCQs को, तो वहां पर हमें सिर्फ स्टिमुलस मिलता, सिर्फ स्टेम मिलता है और स्टिमुलस मोस्टली नहीं होता। So it is possible कि आपका एक सेंटेंस का क्वेश्चन हो तो उसके अंदर शायद स्टिमुलस ना हो, लेकिन बेहतर ये है कि आपने अगर कोई एनालिटिकल क्वेश्चन देना है तो उसके लिए लाजमन स्टिमुलस देनी होती है। अगर फैक्चुअल MCQs देने हैं, यानी फैक्ट्स के ऊपर कोई क्वेश्चन डेवलप करने हैं, तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर जो MCQs बनते हैं तो उन पर स्टिमुलस नहीं होती। जहां पर एनालिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, बच्चे को सोचने को अपने पर मजबूर करना चाहते हैं, तो वहां पर स्टिमुलस लाजमी होता है। Then all these are the options, whether true or false, all these are called the options or they are also called the alternatives. जो सही आंसर है that is called the key, और जो रॉन्ग आंसर है, जो सही नहीं है, they are called the distractors. So every MCQ अगर स्टैंडर्डाइज बने तो उसके अंदर एटलीस्ट जो है these 4 बल्कि 5 एलिमेंट्स शुड एग्जिस्ट ओवर देयर। रिमेंबर वन थिंग कि ये जो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन नेवर एवर ट्राई टू कीप 3। जब 3 ऑप्शंस आप रखते हैं तो मोस्टली जो मिड वाली बात है, सो द स्टूडेंट्स क्लिक देम। सो एटलीस्ट इट शुडंट बी 3, 5 एटसेट्रा, इट शुड बी 2 और 4। अब देखते हैं कि अगर आपने एक स्टैंडर्ड या स्टैंडर्डाइज MCQ डेवलप करना है तो उसके फवाइद क्या होंगे। यानी जब आप MCQs की तरफ जाते हैं, बजाय इसके कि आप शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाए या लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाएं, तो MCQ का फायदा क्या होगा। MCQ का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप डिफरेंट बच्चों के कॉग्निटिव लेवल्स को चेक कर सकते हैं विदाउट सब्जेक्टिविटी। विदाउट सब्जेक्टिविटी से मुराद ये है कि बच्चे के मेंटल लेवल को जांचने के लिए जो सवालात वगैरह दिए जाते हैं, तो उनकी जो मार्किंग होती है तो वहां पर सब्जेक्टिविटी नहीं होती बल्कि ऑब्जेक्टिविटी होती है। सब्जेक्टिविटी इसे कहते हैं कि जब आपकी पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स किसी क्वेश्चन के को मार्क करने में शामिल हो तो दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिविटी, और जहां पर आपकी पर्सनल लाइकनेस एंड डिसलाइक ना हो तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी। सो MCQs को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इसी का वजह से कहा जाता है कि MCQs के अंदर मार्किंग में ऑब्जेक्टिविटी होती है। एक फायदा तो इसका ये है। दूसरा बड़ा फायदा ये है कि अगर MCQs आप डेवलप करते हैं तो आप बहुत ज्यादा कंटेंट को कवर कर सकते हैं। यानी अगर एक लेसन से आप MCQs उठा लें, सो अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस देते हैं बच्चों को, so you cannot afford more than 5 to 10 short questions. Long question इस तरह मोस्टली आपने देखा होगा 3 to 4, लेकिन MCQs you can make many MCQs on a single lesson also, as well as पूरा जो आपके पास कोर्स है तो उसमें आप बहुत ज्यादा MCQs बना सकते हैं। यानी एक ही लेसन के अंदर आप 5 से 10, 15 भी बना सकते हैं। इस तरह 4-5 अगर आपके पास लेसन्स हो या चैप्टर्स हो तो वहां पर आप 15-20 भी बना सकते हैं। दैट इज पॉसिबल फॉर यू। सो बहुत से जो आपके पास कंटेंट है उसको आप कवर कर सकते हैं थ्रू MCQ। एक और फायदा इसका ये है कि मोर क्वेश्चंस फ्रॉम वन लेसन, इट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड कि आप एक जो लेसन है वहां से ज्यादा सवाल भी उठा सकते हैं एज कंपेयर टू शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। Another important thing कि बाज़ औक़ात बच्चों की लिखाई अच्छी नहीं होती, सो MCQs उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आप अगर नहीं भी लिख सकते क्लियर है तो आप सिर्फ टिक कर दें या सर्कल कर लें, इट विल बी कंसिडर्ड एज इफ यू हैव अटेम्प्टेड इट राइट। जो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, सो वहां पे राइटिंग एबिलिटीज बच्चों की बहुत ज्यादा मैटर करती है व्हेन दे आर राइटिंग समथिंग और व्हेन यू आर मार्किंग समथिंग। सो एटलीस्ट इसका फायदा ये है कि उन्होंने कुछ लिखना नहीं होता, सिर्फ चॉइसेस पर टिक करना होता है। पांचवा जो इसका फायदा है कि इसको आप बहुत जल्दी टिक कर चेक भी कर सकते हैं, और इवन जो OMR वगैरह ऑप्टिकल मार्क रीडर या कुछ और भी
मुख्तलिफ तरीकों से इनकी मार्किंग हो सकती है, तो इट इज़ सो मच ईजी टू मार्क देम, और जल्दी भी हो जाता है। और इनके लिए टाइम बहुत कम चाहिए होता है। जो अगर आप एक सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन भी देते हैं तो एटलीस्ट 5 मिनट उसके लिए रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन यू कैन गिव 1 मिनट फॉर वन एमसीक्यू आल्सो। सो टाइम बड़ी तेजी से गुजरता भी है और बहुत कम टाइम के अंदर आप बहुत ज्यादा चीजों को कवर भी कर सकते हैं। नाउ दीज आर सम ऑफ द गाइडलाइंस कि जब भी आप कोई एमसीक्यू डेवलप करें तो किन किन चीजों का ख्याल रखें। सबसे पहले, whenever you are going to develop an MCQ, remember one thing कि एक से ज्यादा concepts को, एक से ज्यादा ideas को, एक से ज्यादा कंटेंट को कभी भी MCQ के अंदर ना डालें। जब भी आप कोई आइटम डेवलप करें उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट या एक लर्निंग आउटकम जिसको एसएलओबी कहते हैं, या एक आइडिया जो है उसके अंदर आप लेकर आए, एक से ज्यादा आइडियाज उसके अंदर ना डालें, क्योंकि फिर वो मिक्सर बन जाता है, वो पर्पस जो है आपके का फिर गेन नहीं होता। अब इस मिसाल की तरफ देखें कि इस मिसाल के अंदर दो हमारे पास है एमसीक्यूज। एक है अनडिजायरेबल एमसीक्यू और एक है डिजायरेबल एमसीक्यू। कि जब भी आप कोई एमसीक्यू डेवलप करें तो सिर्फ एक लर्निंग आउटकम या एक कंसेप्ट हो उसके अंदर। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल। If the length of a rectangle is 8 centimeter and width is 3 centimeter, then its perimeter will be 0.5 meter, 0.11, 0.22, 0.24। यहाँ पर हम सवाल के अंदर दो चीजें उनसे मांग रहे हैं। If you look at this question, if the length of a rectangle is 8 centimeter and width is 3 centimeter, और आंसर्स हमने उनको दिए हुए हैं मीटर के अंदर। अब बेचारा सबसे पहले ये कैलकुलेशन करेगा 8 और 3 को मल्टीप्लाई करके, फिर वो फर्दर जो है फिर वो कन्वर्ट करेगा सेंटीमीटर को मीटर में। सो अब हमारा मकसद क्या है, पर्पस क्या था? आया हमने उनसे कन्वर्जन मांगनी थी, या हमने उनको रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो मालूम करनी, वो हमारा मकसद था। अगर मकसद आपका ये था कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो उसके लिए बेहतर ये था कि आप यहाँ पर जो है डिजायरेबल, अब एमसीक्यू को लेकर इसी को, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 3 सेंटीमीटर, देन इट्स पेरीमीटर विल बी 24 सेंटीमीटर। तो अगर रेक्टेंगल की बात थी तो फिर तो ये वाला ठीक था, लेकिन अगर आपने मीटर और सेंटीमीटर की कन्वर्जन करनी है तो फिर आपने इधर फार्मूला नहीं देना था, बल्कि सिंपल आपने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर देने थे और सेंटीमीटर को उनको कहना था कि ये जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या वैल्यू हमारे पास आएगी। सो व्हाट्स द मैसेज फॉर यू पीपल? व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डेवलप एन एमसीक्यू, रिमेंबर वन थिंग, दैट देयर शुड बी ओनली वन कंसेप्ट और वन एसएलओ कवर्ड रादर देन टू मेनी, क्योंकि फिर आपको पर्पस का पता नहीं चलेगा कि आपने ये एमसीक्यू बनाया क्यों है। इफ यू रिमेंबर द लास्ट डे, वहां पर हमने डिस्कशन की कि जो पहला पॉइंट था सबसे पहले कि आपको ऑब्जेक्टिव की क्लैरिटी हो कि किस मकसद के लिए सवाल डेवलप कर रहे हो। तो यहाँ पर भी आगाज उसी चीज से है कि आपको मकसद का पता हो कि किस मकसद के लिए कर रहे हो, एंड दोज ऑब्जेक्टिव्स शुडंट बी मिक्स्ड टुगेदर, देयर शुड बी ओनली वन ऑब्जेक्टिव। द सेकंड guideline for you people, that you should express items as precisely, clearly and simply as possible. Mostly हम जो MCQ का स्टेम है तो उसके अंदर, MCQ की जो स्टेम होती है तो उसके अंदर इतनी ज्यादा चीजें डाल लेते हैं कि बच्चा उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा लेता है, या स्टेम के अंदर जो इतनी ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन थी उनको हम मुख्तसरन और कम से कम अल्फाज में दे सकते थे। That was possible. So what should we do? The least possible words के अंदर हमने मैसेज को कन्वे करना है MCQs के अंदर। Now look at this example. One is an undesirable MCQ and the same one has been made a desirable one. Look at the undesirable one. Plants take in carbon dioxide from the air, then dissolve mineral salts from the soil to make
glucose. Since they are able to make their own food and don't depend on animals for food, therefore they are called producers, primary producers, consumers, वगैरह वगैरह वगैरह. Now just focus on this one. Same idea has been explained precisely, clearly, and simply, and in the least possible words, that plants can make their own food through photosynthesis. ये मेन जो इतनी लंबी बात की गई थी तो उनको सिर्फ और सिर्फ चंद अल्फाज में बयान किया गया. Hence they act as producers, primary consumer, secondary consumers, or decomposers. So whenever you are going to develop an MCQ, तो STEM के अंदर और स्टिमुलस दोनों के अंदर लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स रख के इजाफी बातें और गैर जरूरी बातों से इज्तिनाब करें. Third one is include all qualifications necessary to provide a reasonable basis for responding. Remember one thing, सबसे कमजोर क्वेश्चन वो होता है जो कि बच्चों को कंफ्यूज कर दे और बच्चे बार बार टीचर से फिर पूछे कि मिस और सर इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैं जवाब में क्या लिखूं. इफ यू रिमेंबर जो हमने गाइडलाइंस पढ़ी थी तो वहां पर ये बात मैंने कही थी कि जब आप सवाल डेवलप करें तो इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल क्लियर लिखे उसके लिए कि टिक करना है कि सर्कल करना है कि क्या करना है. इसी तरह स्टेम के अंदर जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हो वो सारी की सारे बिल्कुल मौजूद हों, बच्चों को आपसे बार बार ना पूछना पड़े कि यहाँ पर हम क्या लिखें. अब यहाँ पे देखें तो एक डिजायरेबल और एक अनडिजायरेबल एमसीक्यू है. अनडिजायरेबल है द फेयर ऑफ one passenger from Peshawar to Islamabad is 190. How much fare will be of 8 passengers in rupees itna? Remember one thing, whenever you are going to develop an MCQ, it should be self-explanatory and it should be universal also. Self-explanatory से मुराद ये है कि उसके अंदर मैसेज कंप्लीट हो. यूनिवर्सल से मुराद ये है कि आप जहन में ना रखें कि सिर्फ मैं अपने बच्चों के लिए बना रहा हूँ, बल्कि किसी दूसरे स्कूल के बच्चे, बल्कि किसी दूसरे इलाके के बच्चे, किसी दूसरे मुल्क के बच्चे अगर उसी एमसीक्यू को अटेम्प्ट करें तो दे मस्ट बी क्लियर अबाउट द मैसेज. व्हाट्स रॉन्ग ओवर हियर, द फेयर ऑफ वन पैसेंजर फ्रॉम पेशावर टू इस्लामाबाद इज इतना. यहाँ पे नहीं लिखा गया कि ये 190 रुपीज हैं कि 190 डॉलर्स हैं कि ये कोई और करेंसी है, व्हाट्स कोई यन वगैरह है या what the other currency is it. So over here the child may be a bit confused. Now look at a desirable one. The fare of one passenger from Peshawar to Islamabad is rupees 190. The fare of 8 passengers will be rupees itna. Now the message is clear. यहाँ पर 190, मैं पाकिस्तानी हूँ, I will think is it rupees. अगर अफगानी हो तो अफगानी समझेगा और जापानीज हो तो अपने हिसाब से समझेगा, डॉलर अमेरिकन समझेंगे. लेकिन ओवर हियर यू कैन सी बिल्कुल क्लियर दैट इट इज रुपीज इतना एंड द आंसर इज रुपीज इतना. सो ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर इन द स्टेम एंड द स्टिमुलस, कि बच्चों को आपसे बार बार ना पूछना पड़े कि 190 किलोमीटर है कि 190 रुपीज है कि 19 करेंसी है कि व्हाट इज दिस 190. नाउ another qualification we should think about, that there should be only one key or right answer. कभी भी ऐसा सवाल ना बनाएं जिनके आंसर कीज जो हैं बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हों या दोनों ठीक हों. अगर एक को भी टिक कर ले तो भी ठीक है और दूसरा भी टिक कर ले तो वो भी बिल्कुल ठीक हो. हाँ, लीस्ट यानी करीब करीब हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो अल्फाज जो है यानी वो आंसर जो है दो जगह पर सेम यानी डिफरेंट अल्फाज आपने यूज किए हुए हैं और मतलब उनका एक ही है. सो ऐसे कम से कम आपने कीज को नहीं डालना. नाउ लुक एट दिस वन, इट्स एन अनडिजायरेबल वन एंड इट्स अ डिजायरेबल वन. व्हाट्स द डिफरेंस? स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड ज़ूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी. Now study of animals is called, अगर बच्चे ने zoology भी टिक कर लिया तो zoology भी ठीक है, अगर biology भी कर लिया, bio और zoology both are correct क्योंकि bio की सब ब्रांच है
zoology. Now botany is okay, microbiology is okay. यहाँ पर बच्चा अगर ये भी टिक कर ले तो वो भी ठीक है, और ये भी टिक कर ले तो बिल्कुल दोनों ठीक है. Now इसको बेहतर बनाया जा सकता है. If we write like this, study of animals is called zoology, botany, sociology and microbiology. दूसरी एक बात हो सकती थी कि अगर हम यहाँ से, बल्कि we have done this thing कि biology को हमने बीच में से हटा दिया है. So it's an undesirable one, and this one is a desirable one. It has been replaced biology with sociology. Now it's important कि जो jargon अल्फाज होते हैं, we should avoid these things. Now what's meant by jargon? आमतौर पर जो टेक्स्ट के अंदर अल्फाज होते हैं तो उनको कॉपी पेस्ट करके हम लिख लेते हैं और बीच में से एक लफ्ज निकाल लेते हैं. We should avoid these things, क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी ये है कि शायद बच्चे ने पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो रट्टा किया हो, या वो पॉइंट्स जो है वो उन्होंने रट्टा लगाया हुआ हो, उनको जुबान याद है सब कुछ और उसी फ्लो में जा रहा है, तो जहाँ पर उनको वर्ड मिसिंग आ रहा है तो ऑटोमेटिकली वो वर्ड वहाँ पे लिख लेगा. MCQ should be conceptual, यानी एग्जैक्ट अल्फाज किताब से या टेक्सचुअल मटेरियल से नहीं लेने और एग्जैक्ट सेंटेंस नहीं देना, क्योंकि if you look at this one, a person sitting in a moving bus falls forward when brakes are applied suddenly because of dash. Now उन्होंने definition याद की हुई थी कि ये फ्रैक्शन है, ग्रेविटी है या इनर्शिया है, so he will write it over here. It should be rephrased कि जो टेक्स्ट बुक के अंदर जो अल्फाज होते हैं तो उनको रिफ्रेश करके सवाल डेवलप करना है, बजाय इसके कि आप एग्जैक्टली ही अल्फाज को उन्हीं को रिफ्लेक्ट करें या उन्हीं को रिपीट कर ले किसी क्वेश्चन के अंदर. दैट इज कॉल्ड जॉर्गन, कि आप कोई लिटरेरी वर्ड यूज करें या एग्जैक्ट टेक्सचुअल अल्फाज इस्तेमाल कर ले. वी शुड अवॉइड दीज थिंग्स. Another thing that whenever we are going to develop MCQs, irrelevant clues नहीं देने, hints नहीं देने. यानी अगर आप सवाल ऐसा खुद ही बना रहे हैं कि उसके अंदर बच्चे के लिए hints मौजूद हैं कि वो ऑप्शन 1, 2 जो है वो तो बिल्कुल irrelevant आ रहे हैं आपके पास, तो 2 ऑप्शन उनके पास रह गए, तो उन 2 में से फिर वो तुक्का लगाएगा कि वह आया ए वाला है कि सी वाला है, whatever was there. Now if you look at this example, it will make clear to you कि ये irrelevant clue से मुराद क्या है. Z is a good boy. Hey there. In this, subscribe to my channel. Good is and a also press this bell word, icon. naming word, action word and joining word. Now हमने A लिख लिया, जब A लिख लिया तो इसका मतलब है कि एक्शन वर्ड का ऑप्शन तो खत्म हो गया, क्योंकि अगर N होता तो ऑटोमेटिकली हमें समझ आ जाती कि ये एक्शन वर्ड ही है. अब A हमने लिख लिया तो इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट C तो नहीं है, तो बच्चा इन तीनों में से फिर गेस करेगा कि ये वाला है, ये वाला है कि ये वाला है, इसको बिल्कुल इग्नोर कर देगा. यहाँ पर हमने एक क्लू ले दी. अब इसको बेहतर बनाया जा सकता है. इफ यू लुक एट दिस वन, इन द अबव सेंटेंस गुड इज अ डैश वर्ड डिस्क्राइबिंग, नेमिंग, सरप्राइजिंग और जॉइनिंग. तो यहाँ पर आ के बाद ये सारे के सारे अल्फाज आ सकते हैं. Another thing remember कि यहाँ पर रिपीटिशन हो रही है. अगरचे एक और जब हम गाइडलाइंस को पढ़ रहे होंगे तो जो स्टैंडर्डाइज MCQs है तो इन क्वालिफिकेशन में एक और चीज भी है कि रिपीटिशन ऑफ वर्ड शुड बी अवॉइडेड. यहाँ पे देखिए डिस्क्राइबिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड, एक्शन वर्ड, जॉइनिंग वर्ड. इट कुड बी इम्प्रूव्ड बाय राइटिंग इन द अबव सेंटेंस गुड इज अ डैश वर्ड और डिस्क्राइबिंग, नेमिंग, सरप्राइजिंग वगैरह वगैरह. ये लफ्ज जो बार बार रिपीट हो रहा था इसको अवॉइड करने के लिए हमने ऊपर वाले जो स्टेम थी उसके अंदर लिख लिया. सो इररिलेवेंट क्लूज हमने नहीं देने और रिपीटिशन इररिलेवेंट नहीं करनी. Another thing that we should always use plausible distractors. प्लाजिबल कहते हैं, प्लाजिबिलिटी कहते हैं, रीजनेबल को कहते हैं, माकूलियत को कहते हैं, कोई माकूल अल्फाज भी हो. यानी जरूरी नहीं है कि आपने अल्फाज बनाने हैं या आपने ऑप्शंस देने हैं. तो मोस्टली जो 4th नंबर ऑप्शन होता है, दैट इज जिन्होंने आइटम्स डेवलप किए हैं
दे नो कि 1, 2 और 3 ऑप्शन बड़ी आसानी से बन जाते हैं, लेकिन फोर्थ नंबर कभी भी नहीं बन पाता, बड़ी मुश्किल से बनता है फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है जब आप एमसीक्यूज डेवलप करते हैं। तो फिर उसको फिल करने के लिए हम अपनी तरफ से कोई ऐसा लफ्ज लिख लेते हैं जिसका कोई वजूद ही ना हो। यानी अगर KEEN कीन हो तो हम आगे लिख लेते हैं मीन MEEN। अब मीन लफ्ज सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करना, लेकिन सिर्फ वो हम काफिया बनाने के लिए अल्फाज लगा लेते हैं। तो ऐसे अल्फाज को अवॉइड करना है जिनकी एग्जिस्टेंस ना हो, ऐसे अल्फाज को बिल्कुल ऐड नहीं करना जो बिल्कुल गैर माकूल से अल्फाज हों या जो एग्जिस्ट ना करते हो, जो आम इस्तेमाल में ना हो। मिसाल के तौर पर the superlative degree of beautiful is more beautiful, okay, beautifuler. Now अगर आप देखें तो जो एडजेक्टिव्स की मुख्तलिफ डिग्रीज है तो उसके सेंस में तो ऑल राइट, ब्यूटीफुलर एंड ब्यूटीफुलेस्ट, लेकिन अगर रियल सेंस में हम देखें तो ये अल्फाज एग्जिस्ट ही नहीं करते। ना ब्यूटीफुलर लफ्ज एग्जिस्ट करता है, ना ब्यूटीफुलेस्ट एग्जिस्ट करता है, और मोस्ट ब्यूटीफुल। नाउ these things should be avoided. These are called not plausible distractors at all. These are called plausible distractors, माकूल जिनको कहते हैं। The superlative degree of little is, sorry, we have written it a little over here, it should be read as beautiful. Beautiful is more beautiful, most beautiful, beautiful, and least beautiful. Now all these are the words which are reasonable. So we should use reasonable words in the options. Another thing to be kept in mind कि आमतौर पर हम लिख लेते हैं all of the above and none of the above, यानी आपने ऑप्शन 1, 2 और 3 तो दे दिया या ABC तो दे दी, फोर्थ नंबर आपके पास नहीं बनना, जिस तरह कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि मोस्टली बड़ा मुश्किल होता है फोर्थ नंबर ऑप्शन। तो हम अपने आप को चुराने के लिए लिख लेते हैं ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। एक तो ये पर्पस है कि अपने आप को चुराना, दूसरा पर्पस ये है कि बाज़ औक़ात हम वाकई वो दे देते हैं कि ऑल ऑफ द अबव। अब ऑल ऑफ द अबव से मुराद ये है कि ABC तीनों ठीक थे, तो A भी ठीक, B भी ठीक और C भी ठीक। जब तीनों ठीक थे और आप फोर्थ नंबर में आपने ऑल ऑफ द अबव दे दिया, तो बच्चे ने अगर A भी टिक कर लिया तो वो भी आंसर ठीक है, B भी टिक कर लिया तो वो भी आंसर ठीक है, C भी टिक कर लिया तो वो भी ठीक है, और ऑल ऑफ द अबव कर दिया तो वो भी ठीक है, क्योंकि वो पहले वाले पे पहुंचा A पर या 1 पे। वहां पर आपने देखा कि जब A पर बच्चा पहुंचा तो A पर बच्चे ने जो ही देखा कि आंसर उनके पास ठीक आ रहा है तो उसी को उसने टिक कर लिया, B और C की तरफ या D की तरफ गया ही नहीं। जब वहां पर गया ही नहीं, सो यू कैन नॉट से दैट ही वाज रॉन्ग, नो ही वाज राइट ओवर देयर, क्योंकि A पर पहुंचकर वो आंसर ठीक था, सो इट शुड बी कंसीडर्ड एज राइट देन। Now look at this one. It may rain today. This sentence shows fake opinion, both A, B, or none of the above. It should be avoided. Now it can be said that it may rain. This sentence shows fake opinion, advice, or command. So the last thing is that we should keep the alternatives similar in length. Similarity in length से मुराद ये है, now look at this example. The sun is a star which is far away from the earth. 5 words. Almost 1 million times bigger than the earth. इसमें देखें तो more than 7 to 8 words हैं। C नंबर में आपके पास 3 words आ रहे हैं और D में आपके पास just 2 words आ रहे हैं। Remember one thing कि आपने options के अंदर least possible words रखने हैं, कम से कम अल्फाज। अगर लेंथ ज्यादा भी है तो उनके अंदर जो लेंथ है it shouldn't vary that much like this one. Now look at this example, जो desirable one है. The sun is a star which is far away from the earth, bigger than the earth, revolves around the earth, colder than the earth. Now over here you can see कि हर एक में 4 अल्फाज हैं. Far away should be taken as one word.
far away from the earth, bigger than the earth, revolves around the earth, and colder than the earth. Now, these were some of the qualifications which we should consider while developing or constructing an MCQ. अब let's conclude कि जो standard MCQ होगा तो उसके अंदर क्या क्या बातें होंगी, उसका स्टेम बिल्कुल क्लियर होगा. As we said over there shouldn't be any ambiguity. It should be clear. Only one idea or concept should be assessed. Only one SLO, one concept, one idea should be over there. Same length, tense and sequence be used. Remember one thing, अगर आप verb options आपके पास verbal form में आ रहा है तो verb भी होने चाहिए. अगर nouns है तो nouns होने चाहिए. वहाँ नाउन से मुराद ये है कि जो भी लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, so there should be similarity and homogeneity. इसी तरह से लॉजिकल सीक्वेंस उसकी होनी चाहिए क्योंकि अकल उसको भी एक्सेप्ट करे. जिस तरह के जार्गन का लफ्ज हमने सॉरी और प्लॉजिबल डिस्ट्रैक्टर्स का हमने लफ्ज इस्तेमाल कर लिया. और क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस मस्ट बी मेंटेन. एक है लॉजिकल और एक है क्रोनोलॉजिकल. यानी अगर आप 1, 3, 5, 7 दे रहे हैं, इट्स ओके. It should either be in the ascending or in the descending order. यानी 2, 4, 6, 8 आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रहे हैं तो बजाय इसके कि 2 लिख लो, फिर 8 लिख ले, फिर 4 लिख ले, फिर 6 लिख ले, it isn't appealing then. No, 2, 4, 6, 8 और 8, 6, 4, 2 इस तरह से आप लोगों ने ऑप्शन देने हैं. क्योंकि जब आप ये लॉजिकल ऑर्डर या लॉजिकल सीक्वेंस नहीं देते और क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस मेंटेन नहीं रखते तो वहां पर भी बच्चों के पास हिंट्स आ जाते हैं. यानी अगर एक है 1947, फिर है 57, फिर है 67, फिर है 77. ये नहीं करना कि 1947, 57, 67 और आखिर में आपने 97 दे दिया. नो, इट शुड हैव अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस और ऑर्डर. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट वी शुड अवॉइड अल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव. बैलेंस द की से मुराद ये है कि ए बी सी डी हम जो मुख्तलिफ ऑप्शंस देते हैं, सो अपनी ईज के लिए नहीं कि पहले 3 सवालात जो होंगे तो उनके आंसर ए होंगे, फिर नेक्स्ट के सारे बी होंगे, फिर नेक्स्ट 3 के सी होंगे, फिर नेक्स्ट 3 के जो है डी होंगे. नो, इसमें वैरायटी होनी चाहिए. कहीं पर ए आ रहा है तो नेक्स्ट वाले में सी, फिर में बी, फिर में डी, फिर में ए. इस तरह से दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग द की. और जो एंड रिजल्ट होगा तो टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज जितने भी होंगे उनमें से आपने अगर 3 ऑप्शंस है तो 33% शुड बी मेंटेन इन एबीसी. अगर 4 ऑप्शंस आपके पास है सारे के सारे एमसीक्यूज में, 25% शुड बी ए, 25% शुड बी बी, 25% शुड बी सी, 25% शुड बी डी. सिंपल में आसानी से समझा दूं, अगर 12 सवाल हैं, 12 एमसीक्यूज हैं तो 3 के आंसर्स आपके पास ए होने चाहिए, 3 के बी होने चाहिए, 3 के सी होने चाहिए और 3 के डी होने चाहिए. इस तरह से अपने आपने 25% को मेंटेन कर दिया. अनदर थिंग कि कभी भी इस तरह के जवाबात ना लिखे, बच्चों को कंफ्यूज ना करें कि आपने आंसर ए दे दिया, आंसर ए इसका आ रहा है जी 1, 2, 3, बी है 1/3, सी है 2 and 4. अब बेचारा वो जो क्वेश्चन था तो उस पर इतना ज्यादा नहीं सोचेगा, बल्कि इधर ही कंफ्यूज होगा कि 1, 2, 3 है कि 1, 3 है कि 2, 4 है. So avoid these things. And another thing is that include only one correct or best answer, जहाँ जो हमने zoology और botany और biology के एग्जाम्पल में देखी. Unnecessary repetition को अवॉइड करें. जिस तरह की हमने वर्ड का देखा था कि वर्ड को बार बार रिपीट किया जा रहा था, so we should avoid unnecessary repetition. Now this is a short session is about how to identify relevant SLOs या SLOs के बेस पर किस तरह से क्वेश्चन या आइटम्स बनते हैं. Now if you look at this item, this is the question, which of the following word is a pronoun? Ali है, he है, Zaid है या पाकिस्तान है. तो इनमें से pronoun कौन सा है? Now these are different SLOs. ये SLOs हैं. तो इनमें आप देखें कि proofread and edit text for errors of noun pronoun agreement. So which of the following a word is a pronoun? ये SLO इसके अंदर कवर नहीं हो रहा. Next SLO है identify and correctly pronounce pronouns.
तो हम प्रोनाउंस की प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर असिस्ट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि ये आइटम या ये क्वेश्चन जो है इस SLO पर भी नहीं बना। आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर उनको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वाला है। Now, if you look at this question, which of the following words is a pronoun? Which of these one? तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करके देना है। So, as pronoun is a part of speech, so we can say that this item has been developed on this one. अगर identify and correctly pronounce वाला होता SLO, तो उसके लिए हम आइटम बनाते कि ये जो नीचे दिए गए अल्फाज हैं तो इनको सेलेबल फॉर्म में लिखें, नंबर 1 अगर लिखने में होता। दूसरा ये होता कि हम उनको बच्चों से जो है वर्बली कहते हैं कि बच्चे आप जो है इनको प्रोनाउंस करके बता दें कि अल्फाज कौन कौन से है, तो हम उस तरीके से उनको असेस कर सकते थे। अगर ये स्लो है कि प्रूफ रीड एंड एडिट टेक्स्ट फॉर एरर्स ऑफ नॉन प्रोनाउन एग्रीमेंट, तो हम कोई टेक्स्ट देते और बच्चों को कहते हैं कि बेटा, और क्वेश्चन उसके लिए होता है कि आप इनको पढ़कर आइडेंटिफाई करें कि कहां पर नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट जो है वो ठीक नहीं है। अगर यूज मोर प्रोनाउन वाला SLO है तो इस पर आप जो सवाल बनाएंगे, वो क्वेश्चन जो बनाएंगे तो वो ये होगा कि ये यू मस्ट प्रोवाइड देम विद सम प्रोनाउंस, और बच्चों से कहे कि आप इनको एक जुमले में इस्तेमाल करें, या कोई जुमला देते और उसके अंदर देते कि ये प्रोनाउन सही तरीके से इस जुमले के अंदर इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ, तो वो MCQ बन जाता। फिर another one, now इस कहने का मतलब ये है कि you should look at the words or the wording or the command words or verbs of the SLO, और उसी के बेस पर फिर हमने क्वेश्चंस बनाने हैं, चाहे MCQ बनाए या चाहे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बनाए। अब मैथमेटिक्स की एक एग्जांपल है, इन रेगुलर हेक्सागन ईच एंगल इज इक्वल टू कितने के बराबर है? 90, 108, 120 और 135। इन रेगुलर हेक्सागन ईच एंगल इज इक्वल टू। SLO ये है कि कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर हेक्सागन विद अ साइड गिवन। तो यहाँ पर हमने कोई साइड नहीं दिया और उनको बच्चों को नहीं कहा कि आप अब इसको इस्तेमाल करते हुए कंसिडर करते हुए हेक्सागन बनाए, तो ये SLO तो इसके लिए नहीं है। सर्कमस्क्राइब अ रेगुलर हेक्सागन अबाउट अ गिवन सर्कल। तो यहाँ पर कोई सर्कल भी नहीं दिया गया कि जिसके अगेंस्ट वो सर्कमस्क्राइब करे। नेक्स्ट वन इज डिफाइन रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन एंड ऑक्टागन। Define regular pentagon, hexagon and octagon. In regular hexagon, each angle is equal to this one, or this one. Now over here you can see it is definition of the hexagon. So partly ये SLO जो है इसके अंदर कवर हो रहा है इस आइटम के अंदर। अगर है inscribe a regular hexagon in a given circle, तो ना हमने सर्कल दिया हुआ है और ना हमने बच्चे से इंस्क्रिप्शन मांगी है। Over here also you might have developed the understanding, जिनकी करिकुलम से ज़्यादा वाकिफियत नहीं है कि how to develop items or MCQs on the basis of SLOs। जब भी आप कोई SLOs डेवलप करें तो उसके लिए जो फॉर्मेट है, असल में ये फॉर्मेट मैं इस वजह से शेयर कर रहा हूँ कि मुनासिब मौके पर कल या परसों मैं आपको आइटम बैंक का कुछ कंसेप्ट देने वाला हूँ कि आइटम बैंक्स डेवलप किस तरह से होते हैं, उनको मेंटेन किस तरह से किया जाता है। सो वो आइटम बैंक जो डेवलप होते हैं तो उनके लिए MCQs के लिए फॉर्मेट है, क्योंकि ऑल ऑफ यू आर माशाल्लाह प्रोफेशनल्स। शायद आपको फ्यूचर में मौका मिले कंसल्टेंसी और किसी कंसल्टेंट के साथ काम करने का या किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करने का, तो उनके लिए अगर आप आइटम बैंक बनाते हैं, MCQs या शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पर ये जो फॉर्मेट्स हैं दे विल हेल्प यू, और इनको इस्तेमाल करके किस तरह से करना है वो भी मैं आपको कल या परसों मुनासिब मौके पर बता दूंगा। जब भी आप MCQs बनाएं तो जिस तरह के ये एक पेज आपके सामने डिस्प्लेड है, तो इसी तरह से एक पेज पर जो है यू हैव टू डेवलप एन MCQ। इस तरह से इसे लो लिखे यहाँ पर कि कौन सा इसे लो है, और ये जो दो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए इसीलिए दिए कि वो आपको क्लियर हो कि इस लो के आइटम्स किस तरह से बनते हैं।
फिर स्टिमुलस अगर रिक्वायर्ड है तो। रिमेंबर वन थिंग, जिस तरह कि मैंने शुरू में कहा, जो फैक्चुअल एमसीक्यूज होते हैं तो वहां पर मोस्टली स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती कि हमने फैक्ट्स ही मांगे हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं पाकिस्तान केम इनटू बीइंग एंड व्हेन, तो ऑटोमेटिकली उसके लिए फिर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है। या यू नो कब इस्टेब्लिश हुई, तो अगर आप इस तरह से कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक कोई एमसीक्यू वगैरह डेवलप करना है तो उसके लिए बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती। सिंपल वो सेंटेंस देखकर वो डेट्स वगैरह, वो ईयर वगैरह या उस बंदे का नाम वो रिकॉर्ड करना है। लेकिन जहाँ पर कंसेप्चुअल लर्निंग हो, जहाँ पर एनालिटिकल लर्निंग हो, तो ओवर देयर वी नीड अ स्टिमुलस। तो यहाँ पर स्टिमुलस, देन द आइटम और द क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन। अगर एमसीक्यू का है तो कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, स्टेम प्लस ऑप्शंस, सारे के सारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर आपने मजीद जो है एक एडिशन, एक कुछ इंफॉर्मेशन देनी है कि इसका, इस क्वेश्चन का आंसर की कौन सा होगा, ए है, बी है या सी है। ब्लूम कैटेगरी से मुराद ये है कि कॉग्निटिव लेवल इसका क्या है। कॉग्निटिव लेवल ये नॉलेज का है, कंप्रहेंशन का है कि एप्लीकेशन का है। तो अगर